वन वेलकम टू स्पेक्ट्रा एडुकेशन। थ्योरी एग्ज़ाम सभी के चल रहा है। अब थ्योरी के बाद जो आएगा वो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। एंड बहुत सारे की ये टेंशन है कि फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करें, भाइवा क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। तो मेरा एक कोशिश है कि कम से कम एक ऐसा बना दिया जाए कि जहाँ से तुम लोग थोड़ा पढ़ के आ सकते हो। ठीक है, बिना प्रिपरेशन के आ जाओगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो कम से कम प्रिपरेशन के लिए एक ये छोटा सा कोशिश है कि देर आर 7 प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फ्रॉम रिजिडिटी टू 4 प्रोब एक्सपेरिमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम 2 वीडियोस में ये 7 प्रैक्टिकल को डिस्कस करूँ फ्रॉम द एग्ज़ाम भाइवा क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। किस तरह की क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि भाइवा में, इस हिसाब से, और थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। ये मेरा कोशिश है। तो मैं सोचता हूँ कि 2 वीडियोस, मिनिमम 2 वीडियोस बनाऊँ कि जिनमें ये 7 एग्ज़ाम रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूँगा इन दिस वीडियो 3 एक्सपेरिमेंट्स, जैसे रिजिडिटी मॉड्यूलस टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस तरह की भाइवा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड भाइवा क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, बेसिकली भाइवा क्वेश्चंस, क्या भाइवा क्वेश्चंस पूछा जाएगा ये कोई नहीं बता पाएगा, कोई 100% गारंटी तुम्हें नहीं दे पाएगा। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो जिसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आई विल डिस्कस द 3 एक्सपेरिमेंट्स इन दिस वीडियो, एंड इन द सेकेंड वीडियो आई विल ट्राई टू कवर दिस रेस्ट ऑफ द 4 एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि रिजिडिटी मॉड्यूलस से। सो फर्स्ट रिजिडिटी मॉड्यूलस, ये वीडियो अगर गो थ्रू कर लोगे ना शायद बहुत हेल्प हो जाए। रिजिडिटी मॉड्यूलस एक बार याद करो, तुम्हारे लैब के अंदर है। एक ऐसे स्टैंड होते हैं, है ना, एक स्टैंड होते हैं, यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल होता है, और यहाँ पे एक भारी भरकम सिलेंडर होते हैं। और सिलेंडर क्या होता है कि यहीं से और एक स्टैंड होता है, एंड फ्रॉम दैट थ्रू ए वायर, ठीक है, एक मेटल वायर से ये सिलेंडर कनेक्टेड होता है। और ये सिलेंडर किसके ऊपर, यहाँ पे एक नोजल होता है, उसके ऊपर ये सिलेंडर बिठाया जाता है। और सिलेंडर को थोड़ा सा रोटेट करके अगर छोड़ दोगे तो ये ऑसिलेशन करेगा अराउंड दिस सर्कुलर स्केल। यहाँ पे कुछ सर्कुलर स्केल्स रीडिंग्स होते हैं। दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इन योर लेबोरेटरी। अब रिजिडिटी मॉड्यूलस से क्वेश्चंस किस तरह के पूछा जाता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो किसी को नहीं पता है, जो पूछेंगे उसी को पता होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आता है कि रिजिडिटी मॉड्यूलस की जो वर्किंग फार्मूला इन योर एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द वर्किंग फार्मूला फॉर रिजिडिटी मॉड्यूलस। रिजिडिटी मॉड्यूलस को ईटा से डिफाइन करते हैं। ईटा इज इक्वल टू 8 पाई आई एल बाई टी स्क्वायर आर टू द पावर 4। ये होता है वर्किंग फार्मूला। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हाट इज द वर्किंग फार्मूला, और राइट डाउन द वर्किंग फार्मूला फॉर रिजिडिटी मॉड्यूलस। रिजिडिटी मॉड्यूलस किस मटेरियल की निकलते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, रिजिडिटी मॉड्यूलस ऑफ दिस वायर, इस वायर की। ये जो वायर है, कभी कभार ये पूछते हैं कि यहाँ पे सिलेंडर है, यहाँ पे वायर है, बहुत सारे स्टैंड वगैरह है, तो रिजिडिटी मॉड्यूलस किस मटेरियल की, तो तुम्हें बताना होगा कि रिजिडिटी मॉड्यूलस ऑफ दिस वायर, ये जो वायर है इसका रिजिडिटी मॉड्यूलस क्या है, इसको निकालो। और इसके लिए वर्किंग फार्मूला भी है। और इस वर्किंग फार्मूला में व्हाट आर दिस पैरामीटर्स। आई क्या है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर, ये जो नीचे सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर। ये भी पूछते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है। इट इज नथिंग बट हाफ मास ऑफ द सिलेंडर इनटू रेडियस स्क्वायर ऑफ द सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है ना, इसका जो रेडियस अगर आर है तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर, इट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट होता है केजी, और रेडियस का यूनिट होता है मीटर। तो केजी मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट। ठीक है, एक एक चीज़ में बारीकी से डिस्कस करूँगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। चाहे तो तुम एक काम कर सकते हो कि ये वीडियो अच्छी तरह से गो थ्रू करो, नोट डाउन करो,
तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर बहुत आलसी बन रहे हो तो इसके लिए भी स्पेक्ट्रा एजुकेशन ने सॉल्यूशन बना दिया कि एक रेडीमेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा तुम्हें, ये तुम परचेस कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में परचेस कर सकते हो स्पेक्ट्रा एजुकेशन में। ये 7वें एक्सपेरिमेंट का स्टडी मटेरियल ऑलरेडी बना हुआ है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं भाइबा में, ये असेंबल ऑफ दिस ऑल क्वेश्चंस, इसका मतलब ये नहीं कि 100% उसी से पूछा जाएगा, लेकिन ये बहुत ही तुम्हें हेल्प करेगा। तो अगर चाहते हो तो ये स्टडी मटेरियल यू कैन जस्ट बाय दिस वन फ्रॉम स्पेक्ट्रा एजुकेशन। ऐसे ही लिखना है कि जो स्पेक्ट्रा एजुकेशन 23@gmail.com, इसमें तुम्हें एक मेल करना है एंड वहाँ पे लिखना है कि आई नीड द प्रैक्टिकल स्टडी मटेरियल। अगर इतना लिख के दोगे तो वहाँ पे तुम्हें इन डिटेल्स स्टडी मटेरियल के प्राइस कितना है, क्या है, इन डिटेल्स एक फीडबैक मेल मिल जाएगा तुरंत। और नहीं तो ये वीडियो गो थ्रू कर लेना, ये भी सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो चलो ये आई है दिस वन। एंड व्हाट इज़ द एल? एल इज़ द लेंथ, एल इज़ द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ द वायर। ये वायर की जो लेंथ है, ये जो इफेक्टिव लेंथ है ना, ये मीटर स्केल से मेज़र करते हो, ये मीटर स्केल से मेज़र करते हो। दिस इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, और ऐसा यूनिट इसका मीटर ही होगा। और क्या है बचा हुआ है? टी। टी इज़ द टाइम पीरियड। क्या है? टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन मतलब इसको अगर थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा इसको टर्न करके छोड़ दोगे तो ये ऑसिलेशन करेगा। तो बेसिकली 30 ऑसिलेशंस के लिए कितना टाइम लगता है, उसी को 30 से अगर डिवाइड कर दोगे तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, ये होता है टाइम पीरियड। और ये सेकेंड से मेजरमेंट होता है। ठीक है, और आर क्या है? स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ वायर। देखो, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस वायर। ठीक है, और ये कैसे मेजर करते हो? ये स्क्रू गेज से। स्क्रू गेज, ये भी पूछता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है, ये स्क्रू गेज से मेजर होता है। ये भी पूछता है कि स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे। इनके लिए तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, ऑलरेडी स्पेक्ट्रा एजुकेशन की वीडियो में तो मिल जाएगा। स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट कैसे डिटरमाइन करते हैं और स्क्रू गेज से कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये भी पूछते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक वर्किंग फार्मूला फॉर रिजिडिटी मॉड्यूलस। ये एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं हियर। सेकंड क्वेश्चन और क्या पूछ सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी क्या होता है? ठीक है, रिजिडिटी, सॉरी, रिजिडिटी और रिजिडिटी मॉड्यूलस जो भी कहो, रिजिडिटी मॉड्यूलस क्या होता है? रिजिडिटी मॉड्यूलस बेसिकली डिफाइंड एज ईटा इज इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस, shearing stress by shearing strain. ठीक है, दिस इज द रेशियो बिटवीन दिस shearing stress एंड shearing strain. ठीक है, मतलब ये shearing stress कैसे पता होता है? इसको अगर थोड़ा सा टर्न करोगे ना तो ये इसके अंदर जो पैदा होता है एक स्ट्रेस पैदा, तो इसको shearing stress कहते हैं। एंड स्ट्रेस की वजह से इसमें जो डिफॉर्मेशन आता है उसको शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। सो इन दोनों का रेशियो होता है रिजिडिटी मॉड्यूलस। और इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट होता है। रिजिडिटी मॉड्यूलस इज बेसिकली एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर द रिजिडिटी मॉड्यूलस। अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं इसमें से? इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए इन एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स देखो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्या होता है? एक सिलेंडर की जो सिलेंडर है उनका रेडियस तुम्हें चाहिए, उसका रेडियस चाहिए। लेकिन रेडियस कैसे मेजर करोगे? फर्स्ट तुम्हें डायमीटर मेजर करोगे। फर्स्ट क्या मेजर करोगे? डायमीटर। डायमीटर कैसे मेजर करोगे? यूजिंग स्लाइड कैलिपर्स, यूजिंग साइड कैलिपर्स। उसी को वर्नियर कैलिपर्स भी कहते हैं, वर्नियर कैलिपर्स। स्लाइड कैलिपर्स और वर्नियर कैलिपर्स देके तुम डायमीटर मेजर कर लोगे। और वर्नियर कैलिपर्स जब यूज़ करते हो, ये भी पूछता है कि वर्नियर कैलिपर्स की वर्नियर कांस्टेंट निकाल के दिखाओ। ठीक है,
तो ये दो वीडियो, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज एंड वर्नियर कांस्टेंट ऑफ स्लाइड कैलिपर्स, ये गो थ्रू कर लेना, वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, इन डिटेल डिस्कस्ड हुआ है, ठीक है, कैसे मेज़र करते हैं। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कैसे मेज़र करोगे, यूजिंग द स्लाइड कैलिपर्स और द वर्नियर कैलिपर्स। फिर आते हैं जो वायर होते हैं इनका, ये जो वायर से जो कनेक्टेड होता है, जिस वायर की हमें रिजिडिटी मॉड्यूलस निकालना है, उस वायर की रेडियस, इस रेडियस आर कैसे मेज़र करोगे ना, आर मेज़र करने के लिए पहले इसका डायमीटर मेज़र करोगे, डी मेज़र करोगे, और ये डायमीटर कैसे मेज़र होता है, स्क्रू गेज से, स्क्रू गेज से डायमीटर मेज़र होता है, ठीक है। फिर आता है कि इसको अगर थोड़ा सा टर्न करके छोड़ दोगे तो ये रोटेट करेगा, मतलब ऑसिलेट करेगा। इसका जो टाइम पीरियड कैसे मेज़र करते हो, चाहे तो तुम स्टॉप वॉच यूज़ करते हो या मोबाइल का जो स्टॉप वॉच है वो यूज़ करके तुम्हें टाइम पीरियड मेज़र करना है। सो इन तीनों डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। और एक चाहिए, ये जो लेंथ ऑफ दिस वायर, एक मीटर स्केल भी चाहिए इसको मेज़र करने के लिए, और चौथा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मीटर स्केल। सो दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब चौथा क्वेश्चन किस टाइप का आता है, फ्रॉम दैट रिजिडिटी मॉड्यूलस। देखो रिजिडिटी मॉड्यूलस की अगर एक्सप्रेशन है, इट इज़ 8 पाई आई एल बाई आर टू द पावर 4 टी स्क्वायर आर टू द पावर 4, ठीक है। तो ईटा की एक्सप्रेशन में ईटा किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ईटा देखो एल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आर के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या एल एंड आर चेंज करने से ईटा चेंज हो जाएगा किसी मटेरियल के लिए? नो, नो, नेवर। ऑल्दो इन इट्स एक्सप्रेशन देयर इज एल, देयर इज आर। एल मतलब लेंथ ऑफ द वायर एंड आर मतलब रेडियस ऑफ द वायर। बट इफ़ वी चेंज द लेंथ, मान लो कि ये बड़ा कर दिया या इसका रेडियस थोड़ा बढ़ा दिया, ईटा विल नॉट चेंज फॉर द सेम मटेरियल। जैसे मान लो कि ये वायर किस चीज़ से बनता है, ये बेसिकली एक एक स्टील का भी होता है, स्टील वायर होता है, ठीक है, आयरन का भी होता है, ये वायर होता है। और ये अगर मटेरियल सेम है, जैसे मान लो कि स्टील का एक वायर ले लिया, इसका अगर लेंथ चेंज करोगे या रेडियस चेंज करोगे, ईटा कभी नहीं चेंज होगा, क्योंकि ईटा इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी, ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ईटा इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी। तो ये भी पूछते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि विल देयर बी एनी चेंज इन रिजिडिटी मॉड्यूलस इफ वी चेंज द लेंथ ऑफ द वायर एंड द रेडियस ऑफ द वायर। नहीं, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन तुम अगर एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में शिफ्ट कर जाओगे, देन ईटा, इसके लिए ईटा 1 होगा, इसके लिए ईटा 2 होगा। सो ईटा बेसिकली मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, या अगर मटेरियल चेंज करोगे तभी ईटा चेंज हो सकता है। इसका लेंथ चेंज करोगे या उसका टाइम पीरियड, ऑसिलेशन ऑफ द टाइम पीरियड चेंज करोगे या रेडियस चेंज करोगे, किसी भी चीज़ को चेंज करने से ईटा का कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। ईटा इज बेसिकली कॉन्स्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। नंबर 5th टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में कौन सा पैरामीटर मेज़र करने के लिए तुम्हें ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। देखो ईटा की एक्सप्रेशन में अगर देखोगे, ये 8 पाई आई एल बाई टी स्क्वायर आर टू द पावर 4, सबसे ज़्यादा केयरफुल मेजरमेंट तुम्हें रेडियस ऑफ द वायर में होना चाहिए, क्योंकि ये आर टू द पावर 4 टर्म है ना, इससे एरर ज़्यादा हो सकता है, इससे एरर ज़्यादा होगा। अगर ये थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो ईटा की जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही एररफुल होगा। तो तुम्हें जो रेडियस ऑफ द वायर जो स्क्रू गेज से मेजरमेंट करते हो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये भी पूछते हैं कभी कभार, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन होता है क्या, देखो एक होता है कि रिजिडिटी मॉड्यूलस और दूसरा होता है कि यंग मॉड्यूलस। ये HS की कंसेप्ट है कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द रिजिडिटी मॉड्यूलस एंड द यंग मॉड्यूलस ऑफ ए मटेरियल। हाँ, बिल्कुल एक रिलेशन है। देखो यंग मॉड्यूलस Y इज एक बेसिकली 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये होता है रिलेशन, जहाँ Y यंग मॉड्यूलस, ईटा रिजिडिटी मॉड्यूलस, सिग्मा इज पॉइजन्स रेशियो। क्या है? पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या है ये भी बताएंगे थोड़ी देर बाद, यंग्स मॉड्यूलस जब डिस्कस करेंगे, पॉइजन रेशियो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये होता है बेसिकली रिलेशन बिटवीन रिजिडिटी मॉड्यूलस एंड द यंग मॉड्यूलस। 7th, रिजिडिटी मॉड्यूलस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है। अगर मान लो कि वायर की टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वायर की टेम्परेचर हीट दे रहा हो और वायर की टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के साथ क्या रिजिडिटी मॉड्यूलस चेंज होगा? हाँ,
टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो रिजिडिटी मॉड्यूलस डिक्रीज करेगा। बेसिकली रिजिडिटी मॉड्यूलस व्हाई वी नीड टू, और एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रिजिडिटी मॉड्यूलस की जरूरत क्या है। देखो रिजिडिटी मॉड्यूलस तुम्हें बताएंगे कि एक वायर की स्ट्रेंथ कितना है, इसको अगर टर्न करोगे, इसको अगर डिफॉर्म करने की कोशिश करोगे, ये कितना सहन कर पाएगा, ये बेसिकली रिजिडिटी मॉड्यूलस से पता चलता है। ठीक है, और जिसका जितना ज़्यादा रिजिडिटी मॉड्यूलस जिस मटेरियल का, उसको डिफॉर्म करना उतना आसान नहीं है, मतलब वो ज़्यादा प्रेशर सहन लेगा। ठीक है, ये होता है रिजिडिटी मॉड्यूलस। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका रिजिडिटी मॉड्यूलस डिक्रीज करेगा, मतलब ये मटेरियल क्वालिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन। अच्छा, टाइम पीरियड लेंथ के साथ ये जो यहाँ पे क्या करता है, बेसिकली इस सिलेंडर की ऑसिलेशंस होता है, तो इसका एक टाइम पीरियड होगा। अगर इस लेंथ को थोड़ा बढ़ा दे या थोड़ा छोटा कर दे, क्या टाइम पीरियड में चेंज होगा इसका? बेसिकली टाइम पीरियड विल चेंज। ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा अगर लेंथ इंक्रीज होगा। तो इसका अगर लेंथ बढ़ा दोगे ना, ये ज़्यादा टाइम लगाएगा एक ऑसिलेशन के लिए, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। रेडियस के साथ ये कैसे होता है ना, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, इसका रेडियस अगर बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड घट जाएगा, इसका रेडियस अगर घटाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, और टाइम पीरियड और एक चीज़ के साथ होता है, टाइम पीरियड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर की अगर मास बढ़ाओगे, ज़्यादा भारी कर दोगे, तो इसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। मतलब ये एक ऑसिलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसके लिए। ठीक है, अच्छा, इस मेथड को और एक चीज़ होता है कि ये जो डायनामिकल, ये जो रिजिडिटी मॉड्यूलस, टू मेजर द रिजिडिटी मॉड्यूलस ऑफ ए वायर बाय डायनामिकल मेथड, इस मेथड को क्या कहते हैं? डायनामिकल मेथड। ये सब स्टडी मटेरियल में ना पॉइंट वाइज, मान 1 2 4 करके ऐसे क्वेश्चन आंसर टाइप का दिया हुआ है। डायनामिकल मेथड क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज डायनामिकल मेथड इसको कहते हैं क्योंकि ये जो मेजरमेंट होता है, ये टाइम पीरियड जो मेजर कर रहे हो, ये ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम मोशन में है, डायनामिक्स में है, इसलिए इसको डायनामिकल मेथड भी कहते हैं। अच्छा, रिजिडिटी मॉड्यूलस बेसिकली रियल लाइफ में क्यों चाहिए, तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और एक पूछते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 कि इसका जो डेल्टा ईटा बाई ईटा मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो एरर होता है, ये करके दिखाओ फ्रॉम द फार्मूला। ठीक है, ये भी स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी डन, और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने करवाया, और तुम्हारा जो ये है क्या बोलते हैं उसको, जो मैनुअल्स है, मैनुअल्स के अंदर भी दिया हुआ है। सो ये सब देख के जाना, हर चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेना। तो ये हो गया हमारा रिजिडिटी मॉड्यूलस के बारे में डिस्कशंस। अब आते हैं कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट, जो कि यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, अब जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट्स वो है यंग्स मॉड्यूलस। देखो, यंग मॉड्यूलस की अगर थोड़ा याद करोगे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में, इस तरह के एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप रहते हैं लैबोरेटरी के अंदर। दोनों नाइफ एजेस के ऊपर, ये बहुत ही शार्प एजेस होता है, उनके ऊपर एक बार रखा जाता है, बार या रॉड रखा जाता है, और बीचों बीच एक हैंगर से एक ऐसे एक हैंगर दिया रहता है, जिसके ऊपर तुम लोड दे सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे लोड दोगे तो देयर विल बी ए डिप्रेशन, ये थोड़ा थोड़ा करके डिप्रेस होगा, ये जो बार है, और ये कितना डिप्रेस हो रहा है फ्रॉम द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हम लोग मेज़र कर पाएंगे कि जैसे 500 ग्राम लोड इंक्रीज किया तो ये कितना डिप्रेस्ड हो रहा है, फिर और एक 500 ग्राम मतलब 1000 ग्राम 1 kg अब डाल दिया तो कितना डिप्रेस हो रहा है। एक कार्व बनाना पड़ता है इस एक्सपेरिमेंट में, एक होता है कि मास और एक होता है कि डिप्रेशन, लोड एंड डिप्रेशन कार्व। और लोड डिप्रेशन कार्व थोड़ा याद करोगे तो ऐसे होता है कि अलोंग दिस डायरेक्शन अगर लोड है, अलोंग दिस डायरेक्शन अगर डिप्रेशन है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलते हैं, एंड फ्रॉम द स्लोप वी कैन फाइंड आउट द m/l। ठीक है, ये सब हमें चाहिए यंग मॉड्यूलस निकलने के लिए। ठीक है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब क्वेश्चंस क्या पूछते हैं इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है कि राइट डाउन द वर्किंग फार्मूला फॉर द यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस की वर्किंग फार्मूला क्या होता है? यंग मॉड्यूलस का वर्किंग फार्मूला जो होता है, ये होता है GL³ डिवाइडेड बाई 4BD³ m/l। अगर ये ऐसा यूनिट होगा तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेम एज लाइक द रिजिडिटी मॉड्यूलस। ये होता है वर्किंग फार्मूला फॉर
यंग मॉड्यूलस डिटर्मिनेशन इन फ्लेक्सर मेथड। ये जो मेथड होता है ना, इसका भी नाम याद रखना, फ्लेक्सचर, ये फ्लेक्सर मेथड कहते हैं, ठीक है, दिस इज द फ्लेक्सर मेथड। अब क्या क्या पूछते हैं फ्रॉम दैट वन इन यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस की जो जनरल डेफिनेशंस क्या होता है, यंग मॉड्यूलस की जनरल डेफिनेशंस होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ठीक है। ये सब भी पूछता है कि एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स, ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एल जैसे मान लो कि एक बार है, इसको थोड़ा लोड दे रहा है तो इसका जो जितना इंक्रीज होता है लेंथ में, ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेस क्या होता है, पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स होता है, ठीक है, वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। अब ये भी पूछ सकते हैं कि भाई स्ट्रेस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेस, ये सब एच एस का है, स्ट्रेन क्या है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या है, हुक्स लॉ क्या है, फ्रॉम देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस में बी आस्क्ड फ्रॉम इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ क्या है, ठीक है, स्ट्रेस क्या, ये सब अगर स्टडी मटेरियल फॉलो करोगे इस तरह लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज देयर, व्हाट इज द स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ, ठीक है, ये एवरीथिंग इज अगेन मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जब कोई बॉडी के ऊपर बाहर से कुछ फोर्स देके इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करते हो तो इस बॉडी के अंदर एक रेजिस्टिव फोर्स पैदा होता है। क्या होता है, एक रेजिस्टिव फोर्स, मतलब वो डिफॉर्म नहीं होना चाहते, तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को कहते हैं कि स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेन क्या है, अगर बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसमें एक डिफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहते हो, जितना फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन होता है, अगर इसको लेंथ बढ़ाना चाहते हो जितना ये इंक्रीज होता है, अगर कंप्रेस कर रहे हो या इसका जितना लेंथ छोटा होता है वो होता है स्ट्रेन, ठीक है। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट एक ऐसा लिमिट होता है, जैसे मान लो कि इस बॉडी के ऊपर फोर्स देके इसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो और ये थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन ये फोर्स हटाने से ये बिल्कुल अपने ओरिजिनल स्टेज में आना चाहिए। अगर ये हो रहा है, जिस रेंज तक ये हो रहा है उसी रेंज को हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल, एक रबर बैंड को खींच रहे हो तो ये इलोंगेट होगा, अगर ये छोड़ दोगे तो ये फिर से अपने शेप में आ जाएगा। जितना तुम ज़्यादा इसको, मतलब जितना रेंज तक इसको खींचने के बाद भी अगर एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे तो ये अगर वापस आ रहे हैं तो दैट मीन्स दिस रेंज इज नोन एज द इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ होता है इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये जो रेशियो होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये कहता है कि हुक्स लॉ। सो ये भी पूछ सकते हैं कि फ्रॉम योर यंग्स मॉड्यूलस एक्सपेरिमेंट। अब और क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछते हैं और उसका लिस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट के बारे में। देखो हमें क्या क्या चाहिए, क्या y इज इक्वल टू जी एल क्यूब बाई 4b डी क्यूब एम बाई एल। अब g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या अगर ऐसा यूनिट लोगे तो g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और l क्या है, l इज द लेंथ ऑफ द बार, ये जो इफेक्टिव लेंथ, मानो दोनों नाइफ एज के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, ये पूरा बार की लेंथ नहीं है, जहाँ नाइफ एजेस कट कर रहा है इतना लेंथ जो है, दिस इफेक्टिव लेंथ इज एल। ये कैसे मेजर करोगे, मीटर स्केल से मेजर करोगे। अब बी क्या है, बी क्या है, अगर ये बार देख रहे हो ना, ये बार, इसको अगर 3 डायमेंशनली ड्रॉ करें तो ये इसका थिकनेस हो गया, तो ये थिकनेस, तो ये बेसिकली लेंथ, और ये जो विथ, दिस इज द ब्रेथ और विथ, ठीक है, बी। और डी क्या है, ये इसका जो थिकनेस और डेप्थ है वो है डी। अब बी कैसे मेजर करोगे, बी मेजर होता है स्लाइड कैलिपर से, ठीक है, तो उसका वर्नियर कांस्टेंट याद रखना। डी कैसे मेजर होगे, डी मीन्स थिकनेस, थिकनेस होगा स्क्रू गेज से, तो उसका लिस्ट काउंट याद रखना और कैसे निकालते हैं ये भी करके जाना, ठीक है। और एल, एल क्या है, एल इज द डिप्रेशन इन द बार, जब लोड इंक्रीज करोगे तो ये कितना डिप्रेस्ड हो रहा है, कितना उसका नीचे वो जा रहा है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, वो होता है एल,
एल मीन्स डिप्रेशन। एल को कैसे मेजर करते हो, याद करो, जो एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर जो एक मेन स्केल और वर्नियर स्केल है, उससे हम लोग इसका डिप्रेशन मेजर करते हैं, ठीक है। और एम क्या है, मास ऑफ द लोड्स, ठीक है। तो और एम बाई एल अगर ये मेजर करना चाहते हो, एम बाई एल कहाँ से मिलेगा, एम बाई एल के लिए हमें बेसिकली एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा, एम और एल, और दिस ग्राफ मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, और फ्रॉम दैट स्लोप, ये स्लोप तुम्हें बताएगा, ये होगा कि डेल्टा एल और ये होगा डेल्टा एम। सो डेल्टा एम बाय डेल्टा एल बेसिकली एम बाय एल, ठीक है। एंड इफ यू इंसर्ट दैट वन यू कैन कैलकुलेट द यंग मॉड्यूलस ऑफ द बार, ठीक है। और क्या पूछते हैं कि देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि देखो यंग मॉड्यूलस की जो फॉर्मूला है उसमें तो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या जी को चेंज करने से यंग मॉड्यूलस भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि यू आर टेकिंग द रीडिंग इन अर्थ, मतलब तुम्हारे घर के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर जो अर्थ के अंदर है, वहाँ का जी क्या है, जी इजिकल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक बार लिए हो और उसका यंग मॉड्यूलस मेजर कर रहे हो। सेम बार लेके तुम मान लो कि नॉर्थ पोल में चले गए, कहाँ, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, जहाँ पे जी 9.8 से कम होगा, मतलब जी इज चेंजिंग। तो क्या नॉर्थ पोल में जाने के बाद ये यंग मॉड्यूलस का कुछ चेंज होगा, नो, यंग मॉड्यूलस विल नॉट चेंज, क्योंकि यंग मॉड्यूलस भी एक मैटेरियल प्रॉपर्टी होता है। क्यों नहीं चेंज होगा, देखो यंग मॉड्यूलस की फॉर्मूला अगर ज़्यादा देखोगे, जी एल क्यूब बाई 4b d क्यूब इंटू एम बाई एल, देखो जी जब चेंज होगा ना उस हिसाब से एल भी चेंज होगा, और ये ऊपर चेंज हो रहा है, ये नीचे चेंज हो रहा है, ऐसे बैलेंस करेगा ना तो वाई बिल्कुल कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम यंग्स मॉड्यूलस। अभी एक ग्राफ भी कभी कभार ड्रॉ करके दिखाने के लिए कहते हैं, ओके। चलो बहुत सारी चीज़ हो गया। अच्छा, यहाँ पे और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इलास्टिसिटी से, क्या भाई तुम्हें और कुछ मॉड्यूलस के बारे में पता है इलास्टिसिटी में। जैसे एक तो यंग मॉड्यूलस हो गया, दूसरा रिजिडिटी मॉड्यूलस हो गया, ठीक है। तीसरा होता है कि बाल्क मॉड्यूलस होते हैं, बाल्क मॉड्यूलस, ये सब पढ़ के जाना। बाल्क मॉड्यूलस क्या होता है, के से रिप्रेजेंट होता है। बाल्क मॉड्यूलस बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन होता है, ठीक है। और जो पॉइजन्स रेशियो कैसे लिखते हैं, ये सिग्मा बेसिकली लैटेरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है। मतलब किसी चीज़ को अगर इस डायरेक्शन में खींच रहा है, इस डायरेक्शन में अगर इसका लेंथ बढ़ रहा है तो इस डायरेक्शन में उसका जो डायमीटर वो घटेगा। तो ये लैटरल डायरेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है, ठीक है। ये लैटरल जो स्ट्रेन इसके ऊपर होता है और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस उसके ऊपर देते हो, इन दोनों की रेशियो होता है पॉइजन्स रेशियो। और इसका वैल्यू पूछता है, क्या वैल्यू क्या होता है। देखो थियोरेटिकली इसका जो वैल्यू होता है ना, ये -12 लेस देन सिग्मा लेस देन -1 लेस देन सिग्मा लेस देन हाफ होता है। -1 से हाफ के अंदर होता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है, प्रैक्टिकली बेसिकली 0 लेस देन सिग्मा लेस देन हाफ होता है। ये भी याद रखना पॉइजन्स रेशियो के बारे में। अब आता है कि लास्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकते हैं कि इसका वही डेल्टा वाई बाई वाई मैक्स, ठीक है, डेल्टा वाई बाई वाई मैक्स 3 डेल्टा एल बाई एल, इस तरह से ये भी देख के जाना। सो फ्रॉम दैट आई थिंक दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, हर कोई भाईबा में इंटरव्यू में पूछते हैं। सो और भी कुछ चाहिए तो फिर राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव दैट। तो चलो थर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर दिस वीडियो, जो थर्ड एक्सपेरिमेंट्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI ऑफ वाटर कैसे मेजर करोगे, यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। देखो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को अच्छी तरह से पढ़ के जाना, जो वीडियो ऑलरेडी मेड उसको थोड़ा देख के जाना ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में। बहुत ज़्यादा मतलब लंबा वीडियो नहीं है, तो उसको देख के जाना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। यहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बोलोगे ना, थोड़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
ऑफ लाइट, इसको थोड़ा देख के जाना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको थोड़ा देख के जाना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो लाइट जब दोनों मीडियम, मतलब ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, मीडियम 1 से जब मीडियम 2 में घुसने की कोशिश करते हैं, इन दोनों की जो इंटरफेस है यहीं से उसका लाइट बेंड हो जाता है। बेंडिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, ये इंटरफेस है, ये क्या है इंटरफेस। और ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। मीडियम 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि μ1 और मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि μ2, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल ऑफ दिस टू मीडियम, ठीक है। ये एंगल अगर आई है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अगर ये मीडियम रेयरर मीडियम है, ये मीडियम क्या है, रेयरर है, हल्का है, और ये मीडियम अगर डेंसर मीडियम है, तो लाइट जब रेयरर से डेंसर होते हैं तो वो नॉर्मल की तरह मुड़ जाते हैं। तो देखो ये जो एंगल आर, ऑब्वियसली आई इज ग्रेटर देन आर। ये जो रे, ये रे अगर ये मीडियम सेम मीडियम होते तो ये रे बिल्कुल इस डायरेक्शन में चले जाते, लेकिन ड्यू टू द डेंसर मीडियम ये अपने नॉर्मल की तरह मुड़ चुका है। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये भी पूछते हैं भाई ड्रॉ द, अगर एक मीडियम दे दिया, जैसे मान लो कि ये डेंसर है, अभी ये डेंसर, और ये मान लो कि रेयरर मीडियम। अब तुम्हें पूछेगा कि ड्रॉ, रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ। लाइट एक आ रहा है जो डेंसर मीडियम में, और डेंसर मीडियम में पहले क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करो। अब तुम्हें दिखाना है कि ये जब रेयरर मीडियम में पहुंचेंगे तो लाइट किस हिसाब से जाएगा। देखो ये डेंसर है, ये रेयरर, जो लाइट जब डेंसर से रेयरर आता है ना तो वो नॉर्मल से भागेगा, ये नॉर्मल से भागेगा, ऐसे भाग जाएगा। तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ऑब्वियसली आई इज लेस देन आर होना चाहिए। ये होता है रिफ्रैक्शन। तो ये भी पूछता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन, और ये रे डायग्राम करके दिखाओ रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब यहीं से तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये क्यों, व्हाई देयर इज अ बेंडिंग इन लाइट इन रिफ्रैक्शन। बेंडिंग क्यों हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है कि डिफरेंस इन वेलोसिटी की वजह से। ये जो डेंसर मीडियम में इसका वेलोसिटी अगर v1 है और रेयरर मीडियम में इसका वेलोसिटी v2 है, ऑब्वियसली v2 इज ग्रेटर देन v1 होगा। मतलब वेलोसिटी इन द रेयरर मीडियम इज हायर कंपेयर टू द वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम। इस वेलोसिटी की डिफरेंस की वजह से ये लाइट बेंड हो जाता है, ठीक है। फिर यहीं से और क्या क्वेश्चंस पूछते हैं कि फ्रॉम देयर इट इज आस्क्ड अबाउट द स्नेल्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द चौथा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, चलो एक ड्रॉ करके दिखाते हैं कि ये दोनों मीडियम की इंटरफेस है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। अब मीडियम 1 में जैसे मान लो कि ये आ रहा है, ये मान लो कि रेयरर मीडियम, और ये मान लो कि डेंसर मीडियम। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो डेंसर मीडियम में ये क्या होगा, इट विल ट्रेवल्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये आर है। स्नेल्स लॉ कह रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज साइन आई बाय साइन आर, ये होता है म्यू, ये अगर μ2 है और ये अगर μ1 है, इट इज μ2 बाई μ1। इस मीडियम में अगर वेलोसिटी v1 है, इस मीडियम में अगर वेलोसिटी v2 है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं v1 बाई v2। देखना यहाँ पे μ2 फैले, यहाँ पे μ1 नीचे, यहाँ पे v1 ऊपर v2 नीचे, ठीक है। तो ये होता है कि स्नेल्स लॉ। अब और भी पूछता है कि भाई वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी कितना है, ये भी याद रखना है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, ठीक है। अब यही से और भी पूछता है कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है कि जैसे मान लो कि ये दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो ये मान लो कि रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, अब ये दोनों मीडियम की इंटरफेस है। अब मान लो कि ये नॉर्मल है, ठीक है। अब लाइट एक ऐसे एंगल में इंसिडेंट हो रहा है, जैसे ये मान लो कि IC एंगल में इंसिडेंट, क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंट हो रहा है। तो जब ये रेयरर मीडियम में पहुंचेंगे ना, तो ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल इन दोनों की इंटरफेस बराबर जाता है। मतलब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इट बिकम्स 90 डिग्री। तो जिस इंसिडेंस एंगल की वजह से रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर कभी नहीं होगा।
अगर लाइट रेयरर टू डेंसर आ रहा है तो कभी ये नहीं होगा। जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इंसिडेंस एंगल एक ऐसा एंगल होता है, मतलब जिस वजह से रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो, उसी एंगल को कहते हैं कि क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल से आता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? देखो सेम चीज, दिस इज डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम, दोनों के बीच में ये एक नॉर्मल है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, मतलब आई इज ग्रेटर देन अगर आई सी है, तो कोई भी लाइट रेयरर मीडियम से नहीं निकलेगा, टोटली वो इन दोनों की इंटरफेस से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये भी एंगल बन जाएगा आई। तो इस फिनोमेनन को कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कॉज क्या है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। इससे ज़्यादा एंगल से अगर ये इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन लाइट का नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आता है कि एक्सपेरिमेंट में हमारे म्यू कैसे निकालते हैं, ये भी पूछता है कि व्हाट इज द वर्किंग फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन योर एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? ये होता है कि देखो इट इज द रियल डेप्थ की हो ना लैब के अंदर डिवाइडेड बाय apparent डेप्थ, इट इज़ द रेशियो बिटवीन दीज थिंग्स। ये अगर रियल डेप्थ u और ये अगर v है तो इन दोनों का रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिस चीज़ का कर रहे हो। जैसे यहाँ पे वाटर होता है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछते हैं 1.33 थियोरेटिकली होता है, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होगा क्या? नहीं, देयर इज नो यूनिट फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सपेरिमेंट हो रहा है या लाइट का जो रिफ्रैक्शन, लाइट का कौन सा नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं? ये वेव नेचर को, ठीक है। ये भी याद रखना, क्योंकि लाइट का दो नेचर होता है, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। जितने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ऑल जो फिनोमेनन होता है वो वेव नेचर को ही दर्शाता है। लेकिन जो पार्टिकल नेचर ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो इफेक्ट होता है जो कि लाइट की पार्टिकल नेचर को दर्शाता है, ठीक है। तो और कुछ पूछ सकते हैं क्या यहीं से? और तो कुछ है नहीं, ठीक है। इतना ही करके जाना, और फॉर ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट कैसे करते हो इसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना, या तो प्रीवियस वीडियोस देख के जाना कि कैसे करते हैं ये एक्सपेरिमेंट। ये भी कभी कभार पूछते हैं, कभी कभार तुम्हें करने के लिए भी बोल देते हैं during your viva sections. So in the next video we will discuss rest of the 4 experiments, जैसे कैरी फॉस्टर ब्रिज, न्यूटन रिंग, प्लैंक कांस्टेंट एंड फोर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सब बिल्कुल स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है। इफ़ यू नीड, मुझे लग नहीं रहा है किसी को ज़रूरत है, लेकिन तब भी अगर तो बहुत ज़्यादा आलसी हो तो ये परचेस कर लेना फ्रॉम स्पेक्ट्रा एडुकेशन। पढ़ाई करके आना, सबको अच्छा हो, यही आशा रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 4 एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे।